हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने हैं और उसके बाद में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़े। आपकी चाहे NTSC हो, ओलंपियाड हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, नीट, JEE, आपकी जो भी तैयारी करनी है वो सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि कक्षा 11वीं संस्कृत के कोर और इलेक्टिव, भाई 2 तरह की किताबें होती हैं संस्कृत में। 11वीं कक्षा से 10वीं तक तो हम सिमिलर एक ही पढ़ते चले आते हैं, लेकिन 11वीं कक्षा से हमारे पास 2 तरह की बुक्स आ जाती हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि 11वीं कक्षा में अगर हम कोर को सिलेक्ट करते हैं तो कोर केंद्रक जो होती है उसमें थोड़ा सा जो सिलेबस होता है या फिर पढ़ने का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा सरल होता है, और इलेक्टिव में थोड़ा सा कठिन होता है। ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कहें कि गहराई से पढ़ना या फिर कहें थोड़ा डीप में जाके हम स्टडी करते हैं, वो रहता है उसमें। अच्छा, तो इसमें जो CBSE ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है 22-23 के लिए, उसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। 11वीं करवा देंगे, फिर उसके बाद 12वीं वाले बच्चों के लिए भी करवा देंगे। तो जैसे कि लिखा है कक्षा एकादशी, इसमें हमारे 22-23 का ये सेशन है। संस्कृत केंद्रिक वाले के बता रहे हैं हम, और इसमें आहत्य अंक यानी मिलने वाले जो अंक हैं वो कितने रहते हैं, 80 और 20 रहते हैं। 80 हमें मूल परीक्षा से मिलते हैं और 20 हमारे आंतरिक मूल्यांकन रहता है। ठीक है, वो हमारे किसकी तरफ से, हमें टीचर की तरफ से मिलते हैं कि भाई आपका पढ़ना देखेंगे, लेखन कौशल देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि साल भर में आपने कितने अच्छे से उसको लिखना सीखा, बोलना सीखा, प्रयोग करना सीखा, तो उसके हिसाब से 20 अंक आपको मिलते हैं। तो ऐसे 100 नंबर का हमारा पेपर बन जाएगा। आहत्य कालांश, काल का अंश कितना मिलना है, इसमें लिखे हैं 210। 210 यानी मिनट की बात हो रही है, निमिष की बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पे अगर हमें 210 की देखी जाए तो 3.5 घंटे हो रहे हैं, तो 3.5 घंटे आपको मिलेंगे भी। ठीक है, जब भाई CBSE ने कहा है तो अच्छी बात है, हम 3.5 घंटे बहुत अच्छी मिल जाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन आय निर्मित प्रश्ने चत्वारे भाग भविष्यन्ति। वार्षिक जब मूल्यांकन होगा यानी वार्षिक जो आपकी परीक्षा होगी, एनुअल एग्जाम होगा, उसके लिए जो निर्मित प्रश्न पत्र में चत्वारो भागा भविष्यन्ति, उसमें 4 भाग होंगे आपके। वार्षिक मूल्यांकन की वार्षिक जो परीक्षा होगी आपकी, एनुअल एग्जाम होगा, वो जो क्वेश्चन पेपर होगा, हम प्रश्न पत्र का भी प्रारूप बताएंगे, आपको पाठ्यक्रम भी पूरा बता देंगे। ठीक है ना। तो वार्षिक मूल्यांकन आय, वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो निर्मित प्रश्न पत्र में चत्वारो भागा भविष्यन्ति, 4 भाग होंगे। उसके कौन कौन से होंगे, का वाला जो हमारा भाग होगा उसमें हम अपठित अवबोधनम वाला प्रश्न हल करेंगे। अपठित अवबोधन यानी अपठित गद्यांश, जिससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। खा वाला जो हमारा भाग होता है उसमें हम रचनात्मक कार्य करते हैं। रचनात्मक कार्य यानी जैसे हमारा पत्र लेखन हुआ, 10वीं तक हमने चित्र वर्णन किया, अनुच्छेद किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि रचनात्मक कार्य में हमें क्या क्या दिया गया है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आएगा ग वाला भाग, जिसमें हम अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरण आपके लिए कौन सी ज़रूरी है, कितनी उन्होंने बताई है CBSE ने, उसको हम फॉलो करेंगे। व्याकरण का पढ़ेंगे, जैसे संधि, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलने वाली है नहीं। और जो हमारा घ वाला भाग होगा, चौथा भाग होगा, उसके भी 2 खंड होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो पठित अवबोधन होगा। पठित अवबोधन में क्या होता है, पठित अवबोधन में जैसे जो हमने किताब हम अपनी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे संस्कृत की कोर वाली किताब हम पढ़ रहे हैं, 2 है, एक है शाश्वती, एक है भास्वती। तो कोर में हमें पढ़ना है भास्वती को। किसको पढ़ना है, भास्वती को। और अगर आप इलेक्टिव लेंगे तो उसमें हमें शाश्वती पढ़नी होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं आपको भास्वती का। ठीक है, भास्वती में हमें जो पाठ दिए होंगे, ठीक है, उन्हीं पाठों में से गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश ले लिया जाता है और उन पढ़े हुए पाठों में से ही प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे वो भी अभी पूरा डिस्कस करके हमें बताना है आपको। इसके बाद इसका दूसरा जो भाग होगा वो भी पठित अवबोधन ही होगा, क्योंकि आपकी एक और किताब भी साथ में चलती है, वो है संस्कृत साहित्य। साहित्य लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसका सामान्य परिचय। इसकी संस्कृत साहित्य का इतिहास एक कॉमन बुक है,
ठीक है। जो 11th में भी पढ़ते हैं हम 12th में भी पढ़ते हैं, तो कुछ भाग हमारा 11th के लिए होता है, कुछ 12th के लिए होता है। वहाँ से भी 10 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्धारित अंक जैसे है, अपठित में 10 मिलने हैं, रचनात्मक में हमें 15 मिल जाते हैं, व्याकरण से हमें 20 अंक मिलते हैं, और पठित का जो भाग है वो 25 और 10 में हमारा कैसा हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। 25 नंबर हमें भास्वती से मिलेंगे और 10 मिलेंगे जो हमें संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो सामान्य परिचय होगा उसमें। ये भाई समय भी दे दिया कि इस हिसाब से 20 मिनट तक अपठित पढ़ कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। 30 मिनट आपको रचनात्मक के लिए दे दिए हैं, 55 में आपको व्याकरण दे दी है ना, लगभग पूरा 1 घंटा। इसके बाद 85 जो मिनट होते हैं वो पठित के लिए देते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ही दे दिया जाता है कि आप अपने टाइम को, जो अभी भाई आपको जो 210 मिनट जो मिले हैं, उनको आप कैसे अपने हिसाब से उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क वाला भाग अपठित गद्यांश रहेगा, जिसमें एक गद्यांश रहता है और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं। एक तो आपके अति लघुत्तरात्मक बनेंगे। अति लघुत्तरात्मक में जैसे एक पद वाले, ठीक है, एक पद वाले, एक पदेन उत्तरत होता है, जैसे कहते हैं एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए, ठीक है। पूरे गद्यांश में से प्रश्न पूछ लिया जाएगा और उसका जो सही एक पद है उसका उत्तर देना है। तो ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। पूर्ण वाक्य के भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर के हमारे ये वाले प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। एक नंबर के रहेंगे 2 प्रश्न। यहाँ पर भी देखेंगे कि 2-2 अंक के आपको मिलेंगे और 2 प्रश्न रहेंगे, यानी ये 2 यहाँ पर हमें करने हैं एक पद वाले उत्तर, 2 ये करने हैं पूर्ण वाक्य वाले। फिर एक आता है आपका प्रश्न जिसमें आपको शीर्षक चुनना होता है कि वो गद्यांश का शीर्षक क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद भाषिक कार्य के भी 3 प्रश्न होते हैं जो 1-1 नंबर के रहते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि ये जो लिखे हैं 1 2 3, ये आपके अंक हैं, ये अंक हैं, और ये है प्रश्न की संख्या। कि आपको अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें हम एक पद में या एक वाक्य में दे देते हैं, और पूर्ण वाक्य का वैसे तो जो संस्कृत में है, हिंदी में जब हम अति लघुत्तरीय देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि 2-3 वाक्य का हो जाता है, मतलब 2-3 लाइन में आपका खत्म हो जाता है, इतना अति लघुत्तरीय होते हैं। लघुत्तरीय में फिर हम मान लेते हैं कि 7 से 8-10 लाइन हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब वर्णनात्मक कहते हैं तो पूरा पेज भी भर जाता है ना, इतना बड़ा वर्णनात्मक होता है। लेकिन संस्कृत में अति लघुत्तरीय का मतलब है कि एक पद में उत्तर दे देना, ठीक है। एक पदेन मतलब यहाँ पे चाहे तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में कि ये एक पद वाले उत्तर वाले प्रश्न की बात की जा रही है, जिसमें एक पद में आपको उत्तर देना होता है। यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में देना होता है। ऐसे 2 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे पूर्ण वाक्य वाले भी 2 आएंगे। आपको शीर्षक लिखना एक ही प्रश्न आएगा, और भाषिक कार्य के भी जुड़े हुए 3 आएंगे। ऐसे करके हमें ये 10 अंक मिल जाते हैं अपठित से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ आगे वाली चीज़ें देखते हैं। ये तो हमारा पहला क भाग हो गया। ख में हमें क्या होगा, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा आपका पत्र, ठीक है। पत्र कैसा रहेगा, कहेंगे उसमें 10 आपके खाली स्थान रहते हैं। पत्र में ये है रिक्त स्थान की संख्या के कितने रिक्त स्थान रहते हैं, 10 रिक्त स्थान रहते हैं, जिसमें हर एक रिक्त स्थान का आपको आधा नंबर मिल जाता है। तो अर्थात यानी यहाँ पर आपके 5 नंबर आपको मिल जाते हैं पत्र से। फिर आती है लघु कथा पूर्ति। लघु कथा भी रहती है, पूरी कथा संस्कृत में बनी हुई होती है, ठीक है। और उस कथा को हमें क्या करना होता है, पूर्ण करना होता है, ठीक है। पूर्ण करना है, उसमें भी यही रहेगा, उसमें भी हमें 10 खाली स्थान रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे और आधे आधे नंबर के रहेंगे, हर एक खाली स्थान का नंबर रहेगा और आपको 5 अंक वहां से भी मिल जाएंगे। इसके बाद एक आता है हमारा वार्तालाप, एक पक्ष पूर्ण। वार्तालाप का जैसे 2 बच्चे बात कर रहे हैं, वार्तालाप यानी जैसे हमने कहा आप कैसे हो, ठीक है, तो आपने कहा मैं अच्छा हूं, ठीक है। हमने कहा आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आपने कहा मेरा नाम राकेश है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम महेश है, जो भी नाम है, मेरा नाम आदित्य है, मेरा नाम बयान है, मेरा नाम आयान है, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पक्ष हमने बोला, यानी एक वाक्य तो लिखा होगा सामने वाले का जो वो बोल रहा है, और दूसरे वाले वाक्य को आपको अपने आप से लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो जिसमें कि 5 आपके रिक्त स्थान जैसे रहेंगे, रिक्त स्थान क्या, वाक्य पूरा रहता है, आपको 5 वाक्य इस प्रकार से बना के लिखने हैं, और जिसमें कि आपको
एक एक अंक मिलेगा और 5 नंबर के हो जाएंगे, अर्थात रचनात्मक कार्य में आपको 15 अंक मिल जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखे लेते हैं। अब व्याकरण कहाँ कहाँ से आने वाली है, व्याकरण में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। संधि आएगी, संधि से लघुतरात्मक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्यय आएंगे, फिर इसके बाद शब्द रूप होंगे, धातु रूप होंगे, कारक उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा, वाच्य परिवर्तन होगा और अशुद्धि संशोधन। तो ये हमारे रहने वाले हैं व्याकरण के। देख लीजिए, तो बहुत कुछ आपका 10वीं से ही मिलता जुलता मिलने वाला है। इसमें संधि, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कारक उपपद और वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि, ये सारी चीजें हम 10वीं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 11वीं में उनका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है और थोड़ी सी उसमें चीजें बढ़ जाती हैं। संधि में भी आपको थोड़ी सी चीजें बढ़ा दी जाएंगी, प्रत्यय बढ़ा दिए जाएंगे, शब्द रूप बढ़ा दिए जाएंगे, धातु रूप और ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, और जिसमें कि ये एक एक अंक के रहेंगे आपके प्रश्न, आपको अंक 1 मिलेगा और प्रश्न 3 रहेंगे। 3 आपके संधि से, 3 आपके प्रत्यय से, 3 आपके शब्द रूप से पूछ लिए जाएंगे, 3 धातु रूप से, फिर कारक उपपद विभक्ति से, वाच्य परिवर्तन से और यहाँ पे लेके अशुद्धि संशोधन से। इस प्रकार से ये बनने वाले हैं आपके व्याकरण से। और इसमें कितने पूरे में 20 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, सरल होती है, जल्दी आ जाती है, कोई कठिन ऐसा नहीं होता है कि व्याकरण ना आए समझ में। फिर आते हैं हम अपनी भास्वती पर। भास्वती जो हम पढ़ रहे हैं उसमें गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, उसमें से कैसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, कहेंगे गद्यांश दे दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए आपको लघुतरात्मक प्रश्न दे दिए जाएंगे। कितने, 2, अति लघुतरात्मक, वही 1 पद वाले। फिर पूर्ण वाक्य वाले आएंगे 2। ठीक है, इनका आधा नंबर मिलेगा और इसका 1 नंबर मिलेगा, ऐसे आपको नंबर भी मिलेंगे। फिर इसके बाद भाष्य कार्य, भाष्य कार्य के भी 2 प्रश्न होंगे जिनमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अब भाष्य कार्य में क्या पूछा जाएगा आगे पूरा डिटेल में डिस्कस। अभी तो ये बताया जा रहा है कि गद्यांश से कौन सी चीजें बनती हैं, अति लघुत्तरीय, पूर्ण वाक्य और आपका एक भाष्य कार्य आ जाएगा। भाष्य कार्य के में विकल्प दे दिए जाते हैं। सेम यही चीजें पद्यांश से जुड़ी आएंगी, सेम बिल्कुल समान ऐसी ही आपकी नाट्यांश से पूछी जाएंगी। नाट्यांश में भी अति लघुतरात्मक, पूर्ण वाक्य और लघुतरात्मक। ठीक है, फिर आते हैं हम अपना 15वां जो हमारा भाग बनने वाला है, 15वां प्रश्न जो बनेगा उसमें भावार्थ लेखन या शुद्ध भावार्थ चयन। ठीक है, ये बनेगा हमारा। अन्वय भी आएंगे, भावार्थ लेखन आता है, अन्वय लेखन आएगा। फिर इसके बाद आएगा वाक्यांश सार्थक संयोजनम, वाक्यों के अंश का सार्थक संयोजन करना, सही जोड़ियां मिलाना। ठीक है, फिर इसके बाद 18वां जो हमारा आएगा वो लिखा है प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखन, पद जो दे दिया जाएगा उसका अर्थ लेखन। अब पदानाम अर्थ लेखन का अर्थ क्या होता है, प्रसंग के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमने पाठ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है सत्वरम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सत्वरम लिखा हुआ है, सत्वरम लिखा हुआ है। तो अब इसका यहाँ पे भाई सत्वरम का कहेंगे इतस्य पदस्य, इस पद का अब लिखेंगे अर्थ लेखनम कुरु, या तो अर्थ लेखन कीजिए या फिर शुद्ध विकल्पम चयन करूँ, शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार से लिखा होगा तो आपको 4 यहाँ पे उत्तर दे दिए जाएंगे। ले दे के आपकी जो वर्ड मीनिंग होती है ना, शब्दार्थ होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। इससे जुड़ा हुआ आपसे एक तो सही होगा, ठीक है, और बाकी के ये और बाकी के 3 गलत होंगे। तो उनमें से हम भाई छांट लेंगे कि सत्वरम को शीघ्र कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ चयन हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार से। सही विकल्पात्मक रूप से भी आ सकता है और देखेंगे कि किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लघुतरात्मक के क्रम में रहेंगे तो देखेंगे हमारा पूरा दिया हुआ है डिटेल में। तो अर्थ लेखन का मतलब वही हुआ, ठीक है, पदों का एक एक पद का अर्थ लेखन करना है कि एक शब्द दे दिया, इसका सही उत्तर क्या बन रहा है। जैसे अधुना लिख दिया, अब अधुना का ही हमारा अर्थ क्या बनता है, इदानीम बनता है, संप्रति बनता है, सांप्रतम बनता है। ठीक है ना, तो एक ही शब्द के क्या अर्थ होते हैं संस्कृत में। जैसे कहे आकाश को गगन भी कहते हैं, पक्षी को खग भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो पठित का दूसरा भाग है जो 10 नंबर का हमारा आने वाला है, वो संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य इतिहासस्य का सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य की किताब है उसके इतिहास का। उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ भाग 12वीं में है, कुछ भाग 11वीं में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है संस्कृत भाषा का उद्भव विकास,
ठीक है, उससे जुड़े हुए आपके 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। वैदिक साहित्य का इतिहास, उससे भी जुड़े हुए आपके 4 प्रश्न आएंगे, वैदिक साहित्य के इतिहास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ में फिर हमारा जो तीसरा क्रम बनेगा उसमें रामायण, महाभारत, पुराण, उनमें से भी आपके 3 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के मिलेंगे, अर्थात आपको 10 अंक पूरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हमारी क्या है भाई, एक पूरा प्रारूप दे दिया कि प्रश्न पत्र में की संरचना कैसे आने वाली है, कि बहुविकल्पात्मक आपके कितने होंगे, 6 विभाग में से हर एक को आपको कितने मिलने वाले हैं, अंक 1-1 नंबर मिलेगा, बहुविकल्प वाले आएंगे और उसमें 1-1 अंक आपको मिलेगा, 17 नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे प्रश्न संख्या लिखी है कि 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3, यानी किसी भाग में से 3 पूछ लिए जाएंगे, फिर 3 जैसे संधि प्रत्यय वगैरह हैं, इनमें से ही बनते हैं हमारे विकल्प, है ना, विकल्पात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से 17 आएंगे हमारे पास विकल्प। ठीक है, जो 1-1 नंबर के होंगे, तो ऐसे करके हमें 17 नंबर ये मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय में 6 आएंगे आपके पास। ठीक है, जिसमें आपको 3 यहाँ पे आधा नंबर मिलेगा, 1 पद वाले उत्तर वाले में, और आपको 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय में आपको कैसे आएंगे, एक देखिए अति लघु उत्तरीय आधे नंबर के भी आएंगे और 1 नंबर वाले भी आएंगे। तो इसमें से उन्होंने कह दिया है कि 2 पूछे जाएंगे, बस ले देखिए प्रश्न, 1-1 नंबर उनका मिलेगा और 2 नंबर ये हो जाएंगे। निबंधात्मक में जो आपका चित्र पत्र हो गया, आपका चित्र नहीं है लेकिन इस बार वार्तालाप का हो गया, कथा लेखन हो गया और आपके प्रश्न पत्र हो गया, 3 चीजें आएंगी, पत्र, कथा लेखन और वार्तालाप का एक पक्ष पूर्ण करना। ठीक है, तो इसमें से जुड़े हुए कह रहे हैं कि 10 आने वाले हैं, आधा अंक मिलने वाला है। देखिए रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम है, रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से निबंधात्मक ये हमारा कौन सा जा रहा है, जहां पर हमने आपको बताया है रचनात्मक कार्य में से मिलेंगी चीजें हमें। ठीक है, विभाग संख्या 2 विभागों में से लिए गए हैं, एक विभाग तो हमारा रचनात्मक हो गया, दूसरा कहाँ से है वो भी हम देख लेंगे। आधे नंबर मिलेंगे और 10 आधा हर एक रिक्त स्थान को मिलेगा और 10 नंबर में मिल जाएंगे। फिर निबंधात्मक में चलेंगे तो आपके 5, 3, 3 यानी 5 प्रश्न किसी एक भाग से आएंगे, 3 प्रश्न किसी एक भाग से आएंगे, 3 प्रश्न किसी एक भाग से आएंगे, 11 आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे और जिसमें कि आपको 3 विभागों से आएंगी ये चीज़ें और 1-1 आपको हर एक में अंक मिलना है, 11 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य वाले भी आएंगे आपके, जो कितने होंगे 2, 2, 4, 6 आपके प्रश्न आएंगे पूर्ण वाक्य के। ठीक है, जिसमें 1-1 नंबर मिलेगा, 3 विभागों में से पूछे जाएंगे। 3 विभाग हमारे पूर्ण वाक्य वाले वही बन रहे हैं, पठित अवबोधन वाले, जिसमें कि आपको गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है ना, 1-1 नंबर मिलेगा और इस प्रकार से हमारे ये 6 यहाँ से अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर मिलेगा, 6 नंबर आ जाएंगे। पूर्ण वाक्य में भी 2 अंक वाले भी आएंगे आपके। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे जिसमें कि आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक भी पूछे जाएंगे तो उसमें 1-1 रहेंगे। अब अति लघुत्तरात्मक जो होंगे ना वो कितने होने हैं, टोटल आपके 23 प्रश्न आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 23 आने हैं, जिस 7 विभागों में से आपके कितने भाग बन गए, 4 बन गए हैं और उसमें पूरे प्रश्न देखे जाए तो पूरे प्रश्न हमारे कितने हो रहे हैं, 21 में से भी उन्होंने कह दिया है कि 7 विभागों में से आ जाएगा, 1-1 नंबर मिलेगा और आपको 23 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और लघुत्तरात्मक के आधे नंबर भी आएंगे, तो जो कि भाई 2 विभागों में से पूछ लिए जाएंगे, आधे नंबर के 4। तो इस तरह से आपका अंक भार बना हुआ है 80 नंबर का। ठीक है, अब देख लेते हैं, देख लीजिए, अब यहाँ पे लिखते जाइए कि देखिए 1 पद वाले यहाँ पर अब पहला भाग हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपठित अवबोधन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। अपठित गद्यांश में आपको एक 80 से 100 शब्द परिमित शब्द का बना हुआ गद्यांश मिलेगा या सरल कथा मिलेगी, जिसमें से आपको 1 पदेन पूर्ण वाक्यांचा अवोधनात् कार्यम, आपको 1 पद और पूर्ण वाक्य में, ठीक है, 1 पद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और पूर्ण वाक्य वाले, चाहे यानी और लिखा है ना, तो कह रहे हैं 1 पदेन, 1 पद के द्वारा और पूर्ण वाक्य के द्वारा प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, अवबोधन यानी जानकर काम करना है वो। अब इसके बाद शीर्षक लेखन आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 पद के पूरे कर लिए हमने प्रश्न उत्तर, पूर्ण वाक्य के हो गए। इसके बाद एक शीर्षक लिखना आएगा कि इस गद्यांश का अच्छा शीर्षक क्या बन रहा है, टाइटल क्या बन रहा है, और अनुच्छेद से आधारित जो भाषिक कार्य हैं वो कौन कौन से आने हैं। भाषिक कार्य में आपसे कर्ता क्रिया का चयन पूछ लिया जाएगा,
विशेषण विशेष्य पूछ लिए जाएंगे, पर्याय विपर्याय पूछ लिए जाएंगे, पर्याय और विपर्याय यानी समान अर्थ और विलोम, समानार्थक भी कह देते हैं, विपरीतार्थक कह लेते हैं, पर्याय को तो वही समानार्थक शब्द भी कह देते हैं, शुद्ध अर्थ चयन की भी कह देते हैं, और विलोम को विपरीतार्थक भी कह देते हैं, ठीक है ना। और सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे हम कहें कि राम विद्यालयम गच्छति, ठीक है, विद्यालयम गच्छति, ये एक वाक्य है। फिर हमने कहा सह पुस्तकम पठति, ठीक है। अब यहाँ कहा राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब तत्र और लिखे दे रहे हैं कि वह वहाँ पुस्तक पढ़ता है। राम विद्यालयम गच्छति सह तत्र पुस्तकम पठति। तो संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, यानी बार बार राम ना लिख के हमने सह का प्रयोग कर दिया, तो कौन से सर्वनाम के स्थान पे कौन सा संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पे कौन सी सर्वनाम है, इसका प्रयोग आपसे किसके माध्यम से पूछा जाएगा, गद्यांश में पूछ लिया जाएगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आया है या इस सर्वनाम के लिए कौन सी संज्ञा लगेगी। तो इसको हमें पढ़ के छांटना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो अपठित हो गया। अब इसमें रचनात्मक कार्य में क्या आने वाला है कि पहला आएगा औपचारिक या अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है, प्रार्थना लेखन, ठीक है, प्रार्थना पत्र का लेखन आया जाएगा, या फिर आपको से औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखवा लिए जाएंगे। जो भी करनी भी क्या है, कहाँ से, मंजूषा की सहायता से। आपको मंजूषा दी है, उसकी सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ण करके आपको फिर पूरा पत्र लिखना है। केवल आंसर लिख देने हैं। आप पहले पत्र को देखिए, मंजूषा नीचे दी हुई है, उसमें से शब्दों का चयन कीजिए और अपने जो पत्र है उसके रिक्त स्थानों में भरिए, और पूरा भरने के बाद में फिर आपकी जो उत्तर पुस्तिका है या आपकी आंसर शीट है उसमें पूरा पत्र आपको लिखना है। जहाँ खाली स्थान भरा हुआ है उसको बस आपको रेखांकित कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है लघु कथा। लघु कथा जो लेखन आएगा उसमें क्या चीजें रहेंगी, रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से किया जाएगा, और जिसमें शब्द सूची सहायता भी दी जाएगी। शब्द सूची की सहायता के माध्यम से आपको लघु कथा पूर्ण करना है और वार्तालाप के एक पक्ष पूर्ण भी करना है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पे नहीं बताया गया। चलिए तो देख लेते हैं। और अब अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो संधि में आपको स्वर संधि फिर से एक बार रिवाइज होने के लिए पूछ करवाई जाएंगी कि संधि में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये पांचों संधियां पढ़नी है। इसके बाद व्यंजन संधि में आपको श्रुत्व, ष्टुत्व, जशत्व, अनुस्वार और परसवर्ण ये करनी है। इसके बाद विसर्ग संधि में सत्व, उत्व, रत्व और लोप कहाँ कहाँ हो जाता है वो पढ़ना है। तो ये तो संधि हो गई, ठीक है, यानी पहला हमारा भाग ये संधि में हमने पढ़ लिया। प्रत्यय कौन कौन से पढ़ने हैं, इक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तबियत, अनियर, इक्त और इक्तवतु, ये पढ़ने हैं। और इसमें करना क्या होगा, प्रकृति प्रत्यय का संयोजन या वियोजन करने के लिए आ जाएगा कि इस बताइए कि अगर हमारे पास कोई शब्द लगा हुआ है, यहाँ लिखा है गत्वा या लिखा हुआ है पठित्वा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये कह देंगे कि यहाँ पर आप क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय का संयोजन ना करके वियोजन कर दीजिए। यहाँ पे लिख दें कि प्रकृति और प्रत्यय का आपको क्या करना है, वियोजन करना है, यानी अलग अलग करना है। तो प्रकृति अलग निकालिए, यानी मूल शब्द इसमें कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है अलग करके लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि पठ इसमें मूल धातु है और उसमें इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रकृति प्रत्यय का वियोजन करने के लिए आएगा और संयोजन करने के लिए इसको दे देंगे, कहेंगे पठ धन इक्त्वा में से मिलकर क्या बनता है, तो आपको पठित्वा को सही कर देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे प्रकृति और प्रत्यय के। कौन कौन से प्रत्यय, इक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर, इक्त और इक्तवतु, ठीक है। फिर इसके बाद शब्द रूप। अब देखिए शब्द रूप आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, अजंत में पढ़ने हैं। कौन कौन से, रमा, कवि, पति, मति, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधु, पितृ, मातृ, इनको, ठीक है। समानांतर प्रयोग। अब फिर हम देखेंगे कि इनका सही प्रयोग कौन सा हो रहा है, पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा लकार है,
ये चीजें पूछ ली जाएंगी। तो अजंत में आपको कौन कौन से अच से अंत होने वाले यानी स्वर से अंत होने वाले कौन कौन से हैं? आकारांत, इकारांत। इकारांत पहले पुल्लिंग वाला भी है और स्त्रीलिंग वाला भी है। पर कवि जैसे मति के स्त्रीलिंग वाले मति के हो गए, पति और कवि के हमारे पुल्लिंग के हो गए इकारांत वाले। इकारांत भी है, उकारांत भी है। यहाँ पे उकारांत के दो हैं, शिशु और धेनु। मधु ये हमारा कैसा हो जाएगा? नपुंसकलिंग वाला उकारांत। उकारांत वधु के आ जाएंगे और पितृमाता आपके ऋकारांत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये शब्द रूप पढ़ने हैं आपको। इसके बाद धातु इस और भी है शब्द रूप, हलंत वाले भी आ गए, केवल अजंत के नहीं है, स्वर से अंत होने वाले नहीं है, हलंत वाले भी हैं। व्यंजनांत यानी व्यंजन से अंत होने वाले, राजन, गच्छन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, इनके भी प्रयोग पूछे लिए जाएंगे, ठीक है। सर्वनाम के भी शब्द रूप आपको याद करने हैं, सर्व, यत, तत्, यहाँ पे कहेंगे किम और इदम, ठीक है। ये भी हमारे सर्वनाम के आ जाएंगे। संख्यावाचक शब्द में भी के भी शब्द रूप आपको याद करने हैं। एक संख्यातः यानी एक जो संख्या है उसका भी शब्द रूप बनता है, उसके भी 21 रूप बनते हैं। उसके 21 ना बन के एक जो संख्या होती है उसके 7 बनते हैं। दो जो होते हैं, दो जो संख्या होती है उसके शब्द रूप 7 बनते हैं। 3 होती है उसके भी 7 बनते हैं। 4 के हमारे कैसे 4 के भी 7 बनते हैं। तो इनके एक संख्या से पंच संख्या पर्यंतम 5 संख्या परिवर्तन तक तीनों लिंगों के लिए क्या क्या रूप बनते हैं उनको भी हमें पढ़ना है। जैसे कि एक के कह दिए जाए कि एक बालिका है तो उसको हम कहेंगे एका बालिका, एक है तो उसको कहेंगे बालक है तो कहेंगे एकह बालिका बालकः, और अगर एक फल है एक पुस्तक है तो हम कहेंगे एकम फलम, ठीक है ना। तो हर लिंग के लिए संख्या जो अपने साथ साथ रूप अलग बनाती है उनको हमें पढ़ लेना है। इसके बाद चलते हैं धातु रूप। धातु रूप में आपको 5 लकारों में याद रखने हैं कौन कौन सी अधोलिखित धातु नाम वाक्योशु प्रयोग। अब आपको 5 लकारों में इन धातु के प्रयोग करना है। परस्मय पद के हिसाब से भी पढ़नी है और आत्मनेय पद की भी करनी है, जिसमें भू, क्री, पा, स्था, दृश्य, अस, कथ, भक्ष, घ्रा, क्रुद्ध, हन, श्रु, क्रीड, ग्रह्य, ये हमारी परस्मय पद में पढ़ना है। आत्मनेय पद के लिए आपको लब, सेव, मुद और याच इनके धातु रूप याद करने हैं। सरल है, एक जैसे ही बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अलग से आप ना कर पाए। कारक, उपपद, विभक्ति का प्रयोग पढ़ना है और फिर सामान्य आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। लट से लिट लकार, लट और लिट लकार में अब पहले लट लकार पढ़ा था 10वीं कक्षा में, अब लेकिन आपको लट और लिट दोनों लकारों में आपको वाच्य परिवर्तन सीखना है, ठीक है। सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पठित में चलते हैं कि गद्यांश दे दिया जाएगा, उस पर अधिकृत कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, प्रश्न का प्रकार क्या रहेगा, एक पद और पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर रहेंगे आपके। भाष्य कार्य में आपसे पूछ लिया जाएगा उसी गद्यांश से जुड़े हुए कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष, पर्याय और विपर्याय, यानी आपका कहें तो समानार्थक और विपरीतार्थक। सर्व मान लीजिए वही के वर्ड मीनिंग क्या निकल रही है उसका अपोजिट क्या निकल रहा है, ठीक है ना। और सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा क्या प्रयोग होना चाहिए, इससे जुड़े हुए भाषिक कार्य आपसे पढ़े हुए गद्यांश ही पूछ लिए जाएंगे। पद्यांश से जुड़े हुए कौन कौन से काम होंगे, इसमें कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष, पर्याय विपर्याय और सर्वनाम और संज्ञा, वही चीजें हैं जो गद्यांश में से पूछी गई, वैसे ही प्रकार हमारा पद्यांश के लिए रहेगा और वही नाट्यांश के लिए रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद भावार्थ रिक्त स्थानीय पूर्ति, प्रदत्त भावार्थ त्रय, शुद्ध भाव अर्थ चयन। अब इसमें क्या होगा, प्रदत्त दिए हुए भावार्थ त्रय यानी दिए हुए जो भावार्थ में इसमें आपको क्या करना है, त्रय 3 में शुद्ध भावार्थ चयन करना है। शुद्ध भाव का अर्थ देखना है कि क्या निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रदत्तेषु अन्वयेषु रिक्त स्थानीय अन्वय लेखन आ जाएगा, जिसमें कि आपको नीचे दिए हुए का अन्वय रिक्त स्थान के माध्यम से पूर्ण करना है। यहाँ पे लिखा है प्रदत्त वाक्यांशानाम सार्थक संयोजन, आपको वाक्यों के अंश देंगे मतलब सही जोड़ियां उनको आपको मिलानी है। अगला हमारा प्रश्न, प्रदत्त पंक्तिषु प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखन, पंक्तियां दे दी जाएंगी, उसमें से कहेंगे कि बताइए इस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, ऐसे विकल्प दे दिए जाएंगे और उसमें से एक हमें उसका अर्थ लिखना है। अब आगे लिखते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास वाले से हम कहाँ से प्रश्न लेंगे, तो ये लिखा है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। वैदिक साहित्य में आपको वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग इनको आपको पढ़ना है और इसके साथ में रामायण, महाभारत और पुराण, इन सब से भी आपसे पूछ लिया जाएगा,
चलिए अब देख लेते हैं परीक्षा से निर्धारित पाठों को, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक आपकी जो भास्वती है उसका प्रथम भाग भास्वती का आपको 11वीं में पढ़ना है, द्वितीय भाग आपको 12वीं में पढ़ना है, ठीक है ना। तो पाठ के नाम कौन कौन से हैं आपके, देखिए पाठ संख्या प्रथम पाठ, तृतीय, पंचम, षष्ठ। इसमें से द्वितीय वाले का नाम नहीं है कि परीक्षा में द्वितीय पाठ आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको चतुर्थ पाठ नहीं पढ़ना है और आपको सप्तम पाठ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 3 पाठ आपके मतलब क्या कहें एकादश यानी 11 पाठ है, 11 में से आपको कौन कौन से द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम ये पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम, तृतीय पाठ आपका सूक्ति सुधा है, पंचम पाठ वीर सर्वदमन है, षष्ठ पाठ सुख कौन सा लिखा है सुख शाव कुदंत, अच्छा। अष्टम पाठ है आपका संगीतानुरागी सुगुण, नवम पाठ में है वस्तु विक्रय, 10वां पाठ है यद बुहेतम तत्सत्यम और एकादश पाठ में समे प्रिय। ये आपके 11 में से 8 पाठ आपको दे दिए गए हैं जो निर्धारित किए गए हैं 22-23 की परीक्षा के लिए। लेकिन हम आपको 11th क्लास के हम तो सारे पाठ को पढ़ाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसमें भाई कभी कोई भी चीज़ पूछ ली जाए तो हमारे पास सारे पाठ तैयार होने चाहिए। अब जो संस्कृत भाषा का उद्भव, संस्कृत भाषा के साहित्य, वो जो पुस्तक है उसमें से प्रथम अध्याय ये वाला हमें पढ़ना है, द्वितीय अध्याय वैदिक साहित्य का पढ़ना है, तृतीय अध्याय में रामायण महाभारत और पुराण पढ़ने हैं, ठीक है। उनसे जुड़ी हुई पुस्तकें बता दी गई हैं कि भाई भास्वती प्रथम भाग आपको खरीदनी है। व्याकरण सौरभम, भाई व्याकरण सौरभम जो है आपको आप ले भी सकते हैं, नहीं लेना हो तो व्याकरण हम आपको पढ़ा देंगे भाई अपनी तरफ से। इसके बाद रचनानुकौमुदी ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कपिल देव शास्त्री ने जो लिखी हुई है, वाराणसी का प्रकाशन है ये। लेकिन ये कह दिया है कि देखो यहाँ से ये चीजें बनाई गई हैं। भास्वती का प्रथम भाग पठित के लिए है, व्याकरण और रचनानुवाद कौमुदी है ये आपकी किसके लिए है, दोनों ही व्याकरण से जुड़ी हुई है। संस्कृत साहित्य का परिचय है, ठीक है, ये जरूर आपको लेनी पड़ेगी। भास्वती लेनी है, संस्कृत साहित्य का परिचय ये वाली भी लेनी पड़ेगी। वेद पराजिता अतिरिक्त अध्ययन के लिए है, वेद पारिजात जो है ये आपके अतिरिक्त अभ्यास के लिए है कि भाई आप और अगर पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, इतना भी पढ़ लेंगे तभी काफ़ी है। तो इस तरह से ये हमने आपको पूरा बता दिया कि भाई 2022-23 का आपका क्या सिलेबस है, कैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र बनेगा। अब जब हमें पता चल गया कि हमें इन चीज़ों को इस तरह से पढ़ना है तो उसी क्रम में आपकी पढ़ाई हम शुरू करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अपने सिलेबस के साथ में। आपकी भास्वती का प्रथम भाग हम शुरू करेंगे, जिसमें कि पहले पाठ से पढ़ाना आपको शुरुआत होगी। तो जुड़े रहिएगा मैग्नेट बेंस चैनल।